हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिंगल फेज एसी सर्किट विच कंटेन्स प्योर इंडक्टेंस। मतलब सिंगल फेज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ये ऐसा सर्किट होगा जिसमें सिर्फ एक एसी सप्लाई और एक सिंगल इंडक्टर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एसी सप्लाई है, सिंगल फेज एसी सप्लाई, जिसका वैल्यू होगा Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। मतलब दिस इंडिकेट दैट ये एक सिंगल फेज एसी सप्लाई है। ठीक है, और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एसी सप्लाई ऑन करेंगे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये इंडक्टर के थ्रू ऐसे करंट पास होगा और वो सप्लाई के पास वापस आएगा और निगेटिव हाफ साइकिल में इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा इस प्रकार। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जब आप एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं सर्किट में से एसी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये करंट इंडक्टर से पास होगा तो वहाँ पे क्या आता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पे फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो ये यहाँ पे इंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है इसके आजू बाजू में आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि एसी करंट जो रहता है वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में स्विच होते रहता है। सो इट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, तो उससे उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो भी चेंज होते जाएगा और उसकी वजह से जो भी फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा वो भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो कॉइल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें एक वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, उसे हम कहेंगे इंड्यूस वोल्टेज या इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है ये जो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो रहा है या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो लेंज लॉ के अनुसार जो भी वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगा इट विल ट्राई टू अपोज इट्स कॉज। मतलब जिसकी वजह से ये VL डेवलप हो रहा है, VL विल ट्राई टू अपोज इट्स सोर्स और इट्स कॉज। तो VL इज डेवलप ड्यू टू दिस AC सप्लाई V। ओके, सो VL विल ट्राई टू अपोज अप्लाइड वोल्टेज V। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इंड्यूस EMF जो भी VL यहाँ पे जनरेट हो रहा है इट विल ट्राई टू अपोज इट्स कॉज, और कॉज यहाँ पे रहेगा अप्लाइड AC वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस हो रहा है बहुत सी बुक्स में उसे बैक EMF भी कहा जाता है। वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस EMF एज बैक EMF। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो VL है और ये जो अप्लाइड वोल्टेज V है ये एग्जैक्टली सेम होंगे, क्योंकि जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं दैट कंप्लीट वोल्टेज विल ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टेंस। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, जो भी AC वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं इट विल बी इक्वल टू इंड्यूस EMF, और आप उसे बैक EMF भी बोल सकते हैं। तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर यानी VL, जिसे हम बैक EMF भी कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है V जो अप्लाइड वोल्टेज है वो साइनोसाइडल AC वोल्टेज है। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगा, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। और VL यानी इंडक्टर का जो वोल्टेज रहता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है L di/dt। मतलब इंडक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी वोल्टेज का इक्वेशन है, अब हम करंट का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में di/dt है उसका di एक साइड में ले लेंगे और जो L और dt है उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में आपका क्या था, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर आप L और dt अदर साइड लेके जाते हैं तो वो L अपॉन में आ जाएगा और dt जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस साइड हमारा डेरिवेशन ऑफ करंट है। अगर डेरिवेटिव आपको निकाल देना है तो आपको वो साइड का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। सो वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, सो अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ di लेते हैं तो आपको मिल जाएगा I, Vm और L, ये जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है, सो इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। सो दोस्तों इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास क्या रहेगा,
साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर आप इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी निकालते हैं तो इट कम्स आउट टू बी कॉस ओमेगा टी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों वी एम और एल ये जो है ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है। अभी आपने यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, लेकिन साइन के साथ ओमेगा टी है तो आपको ओमेगा ऐसे अपॉन में लिखना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी आपका आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा को आप बाहर के साइड में ऐसे कांस्टेंट क्वांटिटी है इसलिए बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अभी दोस्तों ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये माइनस कॉस ओमेगा टी है। ठीक है, तो ओमेगा टी को एज अ थीटा कंसिडर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से कॉस थीटा रहता है साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है माइनस कॉस थीटा, मतलब कॉस की जो टर्म है वो निगेटिव है। ठीक है, तो अगर आप माइनस कॉस थीटा लेते हैं तो आपको साइन टर्म जो भी है माइनस कॉस अगर आप साइन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको थीटा माइनस 90 लिखना पड़ेगा। ऊपर क्या है आपका 90 माइनस थीटा, लेकिन अगर आप माइनस कॉस थीटा लेते हैं तो यहाँ पे आपका बन जाएगा साइन थीटा माइनस 90। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा करंट बन जाएगा वी एम अपॉन ओमेगा एल, और ये जो यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी है ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 क्यों लिखा है हमने, बिकॉज हियर वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज। अगर आपको रेडियन में लिखना है तो 90 डिग्रीज मतलब पाई बाय 2। सो थीटा की जगह पे ओमेगा डालेंगे तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। इस तरह से हमारा ये करंट का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अभी ये जो करंट है ये वेरिएबल रहेगा बिकॉज आवर सप्लाई इज एसी सप्लाई। ठीक है, तो ये करंट मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में वेरी होते रहेगा। अब जो करंट है वो मैक्सिमम कब बनेगा, तो आप ये करंट की इक्वेशन में देख सकते हैं वी एम और अपॉन ओमेगा ये जो क्वांटिटी है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो करंट जो है वो इंटायरली किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये साइन टर्म पे डिपेंड करेगा। अभी आपको पता है दोस्तों कि साइन टर्म जो रहती है उसका मैक्सिमम वैल्यू रह सकता है 1, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, अगर आप ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये साइन टर्म मैक्सिमम है तो आपका करंट भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो उसको हम बोलेंगे पिक करंट मतलब आई एम। तो आपका आई एम अगर साइन टर्म 1 होती है तो आपका आई एम रहेगा वी एम अपॉन ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय 1। मतलब आपका यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। तो अभी ये वी एम अपन ओमेगा एल मतलब आपका आई एम बन गया है। ठीक है, पिक करंट बोलेंगे या फिर मैक्सिमम करंट बोलेंगे उसको। ठीक है, तो ये वी एम अपन ओमेगा एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई एम। तो ये आई एम वैल्यू अगर इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करते हैं वी एम अपन ओमेगा एल की जगह, तो आपका फाइनल जो करंट का इक्वेशन है वो रहेगा आई इज इक्वल टू आई एम मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इस प्रकार आपका ये करंट का इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास अभी वोल्टेज और करंट दोनों इक्वेशन अवेलेबल है। अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो दोस्तों हमने ऊपर देखा है कि करंट वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो है वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और करंट का जो इक्वेशन बन रहा है वो है आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर आप बोल सकते हैं आई इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो अभी अगर आप दोनों की साइन टर्म कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी मिलेगा वोल्टेज के इक्वेशन में, और करंट के इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 मिलेगा। तो व्हाट डज दिस माइनस पाई बाय 2 इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज जो है वो लीडिंग रहेगा और करंट जो है वो लैगिंग रहेगा। दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट करंट इज लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। और कितने डिग्री से लैगिंग होगा, तो पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब करंट विल लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट विल लीड करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इस प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए कंसेक्यूटिवली एक एक पैरामीटर देखते जाएंगे। आपका पहला पैरामीटर रहेगा फेज डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द फेज डिफरेंस।
फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो दोस्तों जैसे कि पहले डिस्कस किया है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि करंट जो है इट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अगर डिग्री में लिखेंगे तो 90 बोलेंगे और रेडियन में लिखना है तो π/2 बोलेंगे। क्यों? बिकॉज दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ π/2। मतलब इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट जो है वो एज कम्पेयर टू वोल्टेज 90 डिग्री पीछे से चलेगा, उसको बोलेंगे लैगिंग। ठीक है दोस्तों, और सेम वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम निकालेंगे, उसके बाद में उससे भी आप फेज डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फेजर डायग्राम। तो दोस्तों दिस इज अवर ओरिजिनल सर्किट और हमारे पास यहाँ पे तो इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा, उसे हम बोलेंगे करंट I। और जब ये करंट इंडक्टर में से पास होगा यहाँ पे एक EMF डेवलप होगा, उसे हम बोलेंगे VL। तो हमें ये दोनों जो पैरामीटर है ये फेजर डायग्राम में निकालने हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक पैरामीटर पहले ले सकते हैं, उसको रेफरेंस पैरामीटर बोलेंगे। एक तो आप करंट ले सकते हैं या फिर वोल्टेज भी ले सकते हैं। तो सपोज मैंने करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इसको एक्स एक्सिस पे लिया है, तो ये हो जाएगा आपका करंट का फेजर डायग्राम, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हमने वोल्टेज और करंट का इक्वेशन निकाला है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो रहता है उसमें ओमेगा टी टर्म रहता है और करंट जो रहता है उसमें ओमेगा टी माइनस π/2 टर्म रहता है। मतलब करंट जो है वो एज कम्पेयर टू वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो एज कम्पेयर टू करंट 90 डिग्री लीडिंग है। तो लीडिंग मतलब आपको इसको अपर साइड में निकालना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। सो ये हो गया आपका VL और ये जो एक्स एक्सिस पे है पिंक कलर में ये हो जाएगा आपका करंट का फेजर डायग्राम। ठीक है दोस्तों अभी अगर फेजर डायग्राम पे से आपको देखना है कि कौन सा पैरामीटर लीडिंग है और कौन सा पैरामीटर लैगिंग है, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। सपोज दोस्तों आपके पास एक क्लॉक है, अगर क्लॉक 12 बजे से शुरू होता है तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका जो क्लॉक है वो VL को टच होता है, तो इट मीन्स VL इज लीडिंग क्वांटिटी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आफ्टर 90 डिग्रीज आपको मिलता है करंट। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? इसका मीनिंग क्या है कि अगर वोल्टेज पहले आता है और उसके 90 डिग्री बाद कौन आ रहा है? करंट। सो दिस इंडिकेट्स दैट आपका जो वोल्टेज है वो लीडिंग है और करंट जो है वो लैगिंग है, और दोनों में का जो फेज डिफरेंस है ये एग्जैक्टली कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री। सो इसीलिए बोलते हैं कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज इज लीडिंग बाय 90 डिग्री और करंट इज लैगिंग बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हमने अभी देखा है कि इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है ये बहुत से बार इंटरव्यूज में या फिर वाइवा में पूछा जाता है। इन केस ऑफ इंडक्टर व्हाई करंट इज लैगिंग, तो आपका आंसर ऐसा है कि इन इंडक्टर करंट को अपोज होता है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर? इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट। मतलब इंडक्टर बेसिकली क्या करता है? करंट को अपोज करता है। चेंज इन करंट जो है उसको करंट को अपोज नहीं करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो करंट है वो लैग बिहाइंड द वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वी आर हैविंग 3 बेसिक पैरामीटर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो आपका जो रेजिस्टर है वो करंट को अपोज करेगा, इंडक्टर जो है वो चेंज इन करंट को अपोज करेगा और कैपेसिटर जो है वो चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट पैरामीटर जो है उसे बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज इंडिकेटेड बाय XL। तो X जो सिंबल है इट इज यूज फॉर रिएक्टेंस। रिएक्टेंस दो टाइप का होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको बोलेंगे XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बोलेंगे XC। तो दोस्तों जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट। ओके, सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब इंडक्टर जो करंट के चेंज इन करंट को अपोज करेगा तो उसको हम बोलेंगे, टेक्निकल टर्म में उसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है दोस्तों, हमने जैसे पहले देखा है कि करंट का इक्वेशन क्या था,
आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल। तो अगर आप उसको ऐसा लिखते हैं आई एम अपॉन वी एम तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा एल। अभी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपका हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट, मतलब वी एम अपॉन आई एम। तो दोस्तों अगर आप ये अबव इक्वेशन जो है आई एम अपॉन वी एम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपको मिल जाएगा वी एम अपॉन आई एम, और सेम राइट साइड में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा ओमेगा एल। ठीक है, तो वी एम अपॉन आई एम मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो रहता है तो उसको बोलेंगे एक्सएल, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो उसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी ओमेगा इंटू एल। ओमेगा मतलब आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एल मीन्स वैल्यू ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है इसको आप अदर टर्म में भी लिख सकते हैं। जो आपका ओमेगा रहता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो इट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। एफ मीन्स आपकी जो एसी सप्लाई आपने कनेक्ट किया हुआ है उसकी सप्लाई फ्रिक्वेंसी। सो एक्सएल आपका बन जाएगा 2 पाई एफ इंटू एल। और बेसिकली आपका जो रिएक्टेंस रहता है तो वो क्या करेगा, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, बरोबर, इट अपोजेस फ्लो ऑफ करंट। सो इसको भी आप ओहम में मेजर करेंगे बिकॉज दिस क्वांटिटी जो है वो इट इज़ सिमिलर टू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम लोग ओहम में मेजर करते हैं, तो आप सिमिलरली आप रिएक्टेंस भी आप ओहम में मेजर करेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक बात आपको समझना है कि एक्सेल का जो इक्वेशन आपने निकाला है वो है 2 पाई एफ इंटू एल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरली इंडक्टर की जो वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट रहती है और 2 पाई इज आल्सो कांस्टेंट क्वांटिटी। सो आपका जो एक्सेल है इंडक्टिव रिएक्टेंस वो टोटली डिपेंड करेगा आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो आपका एक्सेल भी है वो चेंज होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आपका एक्सेल भी जो है वो बढ़ते जाएगा और आपका जो इंडक्टर है इट विल मोर एंड मोर अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोस्तों अभी हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है पावर। तो जैसे कि हमने रेजिस्टेंस प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देखा है, पावर दो टाइप की होती है। एक रहेगी आपकी इंस्टेंटेनियस पावर जिसको स्मॉल पी से इंडिकेट करेंगे, और दूसरी रहेगी आपकी एवरेज पावर जिसको कैपिटल पी से इंडिकेट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इंडक्टर में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस पावर। तो दोस्तों आपका पावर जो रहता है वो रहता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। अब वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और जैसे कि हमने पहले देखा है करंट का इक्वेशन रहेगा आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ये माइनस साइन, ये आई एम और वी एम इसको पहले लिख लेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस वी एम आई एम, और बाद में हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। नाउ अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से साइन इंटू कॉस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2 साइन 2 थीटा। तो इस प्रकार ये इक्वेशन बन जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी आपको मिल जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और आपकी जो पहली वाली कांस्टेंट क्वांटिटीज है वो है माइनस वी एम आई एम। तो आपका टोटल इंस्टेंटेनियस पावर बन जाएगा माइनस वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ वी विल लुक फॉर एवरेज पावर। तो एवरेज पावर जो रहता है वो हमेशा 1 कंप्लीट साइकिल के लिए मेजर किया जाता है। मतलब जब आपका एसी सप्लाई पूरी 360 डिग्री की एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो उसमें आपका कितना पावर कंज्यूम हो रहा है दैट वी विल कॉल एज एवरेज पावर। तो हम अभी देखेंगे व्हाट इज द एवरेज पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो दोस्तों एवरेज पावर जो रहता है वो कैपिटल पी से इंडिकेट किया जाता है। और दोस्तों हमेशा एवरेज पावर लेने के लिए आपको टोटल टाइम पीरियड जो है उससे डिवाइड करना होगा। तो आपकी जो टोटल साइकिल है वो 360 डिग्रीज यानी 2 पाई ड्यूरेशन की है, तो आप लिखेंगे 1/2 पाई। और अब आप जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर का जो भी इक्वेशन आपके पास है उसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, और आपका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रहेगा, तो आपकी साइकिल जो शुरू हो रही है वो 0 डिग्री से शुरू हो रही है और आपका साइकिल जो खत्म हो रहा है वो 2 पाई पे खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार आपका पूरा एवरेज पावर का इक्वेशन बनेगा।
अभी इसमें -Vm/2 ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई sin 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अगर आप इसको सॉल्व करते करते जाते हैं तो फाइनली आपको जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 ओमेगा टी, ये टर्म जो है इसका जो इंटीग्रेशन अगर आप निकालते हैं तो वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपका जो टोटल पावर बन जाएगा, एवरेज पावर इन वन साइकिल इज 0। तो दोस्तों ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो इंडक्टर है वो बिल्कुल भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी बोलेंगे करंट इज फ्लोइंग, वोल्टेज इज आल्सो अप्लाइड, सो व्हाई पावर कंजम्पशन इज 0। तो दोस्तों दिस इज नॉट अ इंस्टेंटेनियस पावर, ये जो है ये एवरेज पावर है। ठीक है, और एक बात आपको समझनी है कि इंडक्टर जो है वो क्या करता है, इंडक्टर विल स्टोर द एनर्जी। ठीक है, वो रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर जो भी एनर्जी आएगी उसको कंज्यूम कर लेगा, लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। सो जो भी पावर उसको मिलेगा वो उस एनर्जी को स्टोर करके रखेगा थोड़ी देर के लिए, और आफ्टर सम टाइम इट विल गिव बैक दैट एनर्जी टू द सप्लाई, वो सप्लाई को एनर्जी वापस कर देगा। ठीक है, तो अगर आप एनर्जी इनकमिंग और एनर्जी आउटगोइंग का एवरेज निकालते हैं तो आपका जो एवरेज पावर बन जाएगा वो 0 होगा। तो इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं कि पावर कंज्यूम बाय इंडक्टर ओवर वन साइकिल इज ऑलवेज 0, मतलब इंडक्टर कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, इट विल ओनली स्टोर द पावर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पावर कंज्यूम बाय एवरेज पावर कंज्यूम बाय प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है पावर कर्व। जैसे कि वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म रहता है, उसी प्रकार पावर का अगर आप वेवफॉर्म निकालते हैं तो उसको बोलेंगे आप पावर कर्व। तो सबसे पहले हम लोगों को वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं वोल्टेज और करंट का इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले डिराइव किया है, आपका जो अप्लाइड वोल्टेज था उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन था Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, और उस पे से आपने करंट का इक्वेशन कैलकुलेट किया था, डिराइव किया था, तो वो इक्वेशन था I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो आप ये इक्वेशन लेके वेवफॉर्म प्लॉट कर सकते हैं। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, वोल्टेज का इक्वेशन है Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 0 डिग्री आप माइनस कर सकते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। उसी प्रकार आपका करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो दोस्तों ये इक्वेशन का यूज़ करके आप वेवफॉर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वोल्टेज के इक्वेशन में ओमेगा टी में से क्या माइनस हो रहा है, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो कितनी डिग्री से चालू होगा, 0 डिग्री से। तो दोस्तों अगर आप वोल्टेज का वेवफॉर्म निकालते हैं तो वो इस प्रकार दिखेगा, ऐसे आपका वोल्टेज बढ़ते बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आपका एक साइकिल हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, यहाँ से आपका निगेटिव हाफ साइकिल चालू होगा, और 2 पाई डिग्री पे आपका एक कंप्लीट साइकिल, वोल्टेज का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको वोल्टेज का वेवफॉर्म का रेफरेंस लेके आपको करंट का वेवफॉर्म निकालना है। तो आप करंट के इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा टी में से क्या माइनस हो रहा है, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पे कि आपका जो करंट है वो एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज 90 डिग्री लैगिंग है। तो अगर आपका वोल्टेज 0 डिग्री से स्टार्ट होता है तो करंट जो है वो 90 डिग्री बाद में, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री से आपका करंट की वेवफॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो डॉटेड वेवफॉर्म या फिर ग्रीन वेवफॉर्म आपको दिख रही है, तो करंट ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आपका हाफ साइकिल कंप्लीट होगा, और फिर यहाँ पे आपकी ये करंट की वेवफॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं वोल्टेज की वेवफॉर्म 360 डिग्री पे ख़त्म हो रही है, लेकिन करंट का जो वेवफॉर्म है वो 90 डिग्री लेट स्टार्ट हुआ था, तो वो ख़त्म भी 90 डिग्री लेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज और करंट की स्टार्टिंग पॉइंट्स में कितना गैप है, पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री का गैप है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है उसके फेज डिफरेंस जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। सेम थिंग हमने कहाँ पे देखी थी, फेजर डायग्राम में।
अगर ये आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर है तो वोल्टेज 90 डिग्री लीडिंग रहेगा। तो अगर लीडिंग क्वांटिटी निकालना है तो उसको ऊपर निकालेंगे। अगर लैगिंग रहता था तो हम वी कैन ड्रॉ द वोल्टेज लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अभी हमारा वोल्टेज लीडिंग है तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में निकालेंगे और यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा वेवफॉर्म फॉर वोल्टेज और करंट है। अभी आपको इसमें इस पे से क्या निकालना है, पावर कर्व निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, व्हाट इज़ योर पावर, तो P इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो सिंपली आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करना है। अब एक सीधी बात है कि अगर वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है तो पावर कर्व पॉजिटिव आएगा। वोल्टेज और करंट दोनों निगेटिव है फिर भी निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव आपका पावर कर्व क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर एक क्वांटिटी पॉजिटिव है और दूसरी निगेटिव है तो आपका पावर कर्व क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने साइड में ऐसा पावर कर्व निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है दिस इज वोल्टेज और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है दिस इज योर करंट। तो सिंपली आपको पावर कर्व निकालना है तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो दोस्तों पावर कर्व निकालने के लिए आपको ड्यूरेशन लेना होगा। तो आप 0 to 90 डिग्री ड्यूरेशन लेंगे। तो जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे जो रेड कलर मतलब वोल्टेज है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो डॉटेड लाइन या ग्रीन दिख रहा है आपको करंट इज निगेटिव। सो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव मतलब आपका पावर कर्व कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज करंट बढ़ते बढ़ते जाएगा आपका पावर कर्व बढ़ते बढ़ते जाएगा। और जैसे लेकिन आप देख रहे हैं कि करंट जो है वो कम कम हो रहा है तो आपका पावर कर्व भी क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। एंड एट दिस पॉइंट योर पावर कर्व इज 0, ठीक है। अभी आप 90 डिग्री टू 180 डिग्री मतलब π/2 टू π ये ड्यूरेशन अगर कंसिडर करते हैं तो आपको आप ऑब्जर्व करेंगे जो रेड वेवफॉर्म है और जो ग्रीन वेवफॉर्म है दोनों पॉजिटिव है, मतलब वोल्टेज करंट दोनों पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव आपका पावर कर्व फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपकी पावर कर्व की एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। अभी पाई से 3π/2 यहाँ तक अगर आप जाएंगे मतलब 180 डिग्री टू 270 डिग्री अगर आप जाएंगे तो आपका करंट जो है ग्रीन कलर का वेवफॉर्म वो पॉजिटिव है, लेकिन वोल्टेज जो है वो निगेटिव है। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव अगेन यू विल गेट निगेटिव पावर कर्व, ठीक है दोस्तों। और जो लास्ट लॉट है यहाँ से मतलब 270 डिग्री से 2π मतलब 360 डिग्री तक अगर आप देखते हैं तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर निगेटिव। सो निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव अगेन योर पावर कर्व विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये बन जाएगा आपका पावर कर्व। तो इस प्रकार आपको पावर कर्व निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो आपको पावर कर्व दिख रहा है तो आपने देखा होगा इफ़ यू रिमेंबर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपका पावर कर्व जो था वो टोटली पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे आपको पावर कर्व कुछ ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव है कुछ ड्यूरेशन के लिए निगेटिव है। और अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही निगेटिव पार्ट है। तो अगर इनका आप एवरेज निकालेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट सेम है तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और आपका एवरेज पावर जो है वो क्या बन जाएगा, 0। तो दोस्तों हम ये पावर कर्व देख के कुछ कंक्लूजन यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन निकलते हैं। तो दोस्तों आपका पहला कंक्लूजन यहाँ पे आ जाएगा कि पावर इज निगेटिव फॉर क्वार्टर साइकिल। कौन सी क्वार्टर साइकिल, 0 to π/2। मतलब आप देख सकते हैं ये जो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है फॉर फर्स्ट 90 डिग्रीज आपका पावर जो है वो निगेटिव है। क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरिंग 0 to π/2 क्या रहेगा, आपका वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है लेकिन करंट क्या है, निगेटिव। सो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव सो यू विल गेट निगेटिव पावर ड्यूरिंग फर्स्ट 90 डिग्री, ठीक है। अब ये निगेटिव पावर का क्या सिग्निफिकेंस है, सो व्हेनेवर योर पावर इज निगेटिव इट मीन्स दैट पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉइल टू द सोर्स। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप इंडक्टर का सर्किट ऑन कर देंगे, पावर सप्लाई ऑन कर देंगे तो पावर जो है वो पहले
सप्लाई टू लोड, मतलब इंडक्टर की तरफ पावर फ्लो होगा, इंडक्टर वो पावर स्टोर करेगा, ठीक है। और कुछ देर बाद वो पावर एक बार चार्ज हो जाने के बाद इंडक्टर क्या करेगा, वो जो एनर्जी है उसको रिटर्न सप्लाई को दे देगा, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी इंडक्टर से सप्लाई की ओर जा रही है तो आपका जो पावर है वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। आपका पावर जो है वो निगेटिव रहेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल जो है, मतलब π/2 टू पाई, मतलब 90 डिग्री टू पाई, अगर आप ये ड्यूरेशन कंसिडर करते हैं तो आपका पावर जो है वो पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज वोल्टेज एंड करंट बोथ आर पॉजिटिव, हेंस आपका जो पावर है वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब पावर पॉजिटिव है मतलब क्या है, तो पावर इज फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू द कॉइल, मतलब पावर सप्लाई की तरफ से इंडक्टर की ओर जा रहा है। अगर पावर पॉजिटिव है तो पावर विल फ्लो फ्रॉम सप्लाई टू द इंडक्टर, और अगर पावर निगेटिव है तो पावर विल कम बैक और रिटर्न फ्रॉम इंडक्टर टू द सप्लाई, ठीक है। दोस्तों और एक बात आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पावर कर्व का जो पॉजिटिव पार्ट है, जितना पॉजिटिव पार्ट है उतना ही क्या है, निगेटिव पार्ट है। हेंस अगर आप उसका एवरेज लेंगे, मतलब आप एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलवेज का क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो जैसे कि हमने दोस्तों ऊपर देखा है, हमारा जो एवरेज पावर है उसका इक्वेशन क्या आ गया था, ज़ीरो। दोस्तों ये यहाँ पे आप देख सकते, आपका पावर का इक्वेशन क्या आ गया था, ज़ीरो। इट मीन्स दैट एवरेज पावर इन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। और अगर हम आगे देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितना पॉजिटिव पावर है उतना ही नेगेटिव पावर है, हेंस नो पावर लॉस ऑकर्स इन द इंडक्टर कॉइल, मतलब इंडक्टर में कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं होगा। तो अगर पावर कंजम्पशन नहीं हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पावर इज ओनली फ्लोइंग फ्रॉम सोर्स टू द कॉइल। कुछ देर के लिए आपका जो पावर है वो सप्लाई की तरफ से कॉइल की तरफ जाएगा, और कुछ देर बाद कॉइल की तरफ से वापस वो पावर कहाँ चला जाएगा, सोर्स की तरफ चला जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो पावर है दोस्तों इसको बोलेंगे रिएक्टिव पावर, मतलब जो पावर कंज्यूम नहीं होती है। तो दोस्तों जो पावर कंज्यूम होता है, जैसे कि आपने रजिस्टर में देखा है पावर जो है वो कंज्यूम होता है, तो उसे बोलेंगे एक्टिव पावर। और जो पावर सिर्फ सर्कुलेट होती है सोर्स टू द लोड और लोड टू द सोर्स, मतलब वो सिर्फ स्टोर होगी और बाद में सप्लाई के पास वापस चली जाएगी, ऐसा जो पावर रहती है उसको हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर, ठीक है। सो दोस्तों दिस इज अबाउट पावर कर्व फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब हम एक लास्ट पैरामीटर देखेंगे, उसे बोलेंगे पावर फैक्टर। तो दोस्तों हमारा लास्ट पैरामीटर है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए दो तीन फॉर्मूलाज है। जो मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूला है वो है कॉस ऑफ फाई। अब ये फाई मतलब क्या है, फेज डिफरेंस। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा है फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट फेज डिफरेंस कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। तो अगर आप cos 90 लेते हैं तो इट कम्स आउट टू बी ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है, पावर फैक्टर फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज ज़ीरो, ठीक है दोस्तों। मतलब पावर फैक्टर का मिनिमम वैल्यू कितना रहता है, ज़ीरो, और मैक्सिमम वैल्यू रहता है 1। तो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज 1, लेकिन फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज ज़ीरो। दोस्तों अभी ये जो पावर फैक्टर है इसका और एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है, वो रहेगा एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपैरेंट पावर। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बोला है, दो टाइप की पावर रहती है, एक एक्टिव पावर और एक रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर को अगर आप ऐड कर देंगे तो उस पे से बन जाएगा आपका टोटल पावर यानी अपैरेंट पावर। मतलब ये जो अपैरेंट पावर है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। तो पावर फैक्टर का अल्टरनेटिव फार्मूला क्या है, एक्टिव पावर अपॉन अपैरेंट पावर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एक्टिव पावर लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्टिव पावर इज इक्वल टू पावर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अपैरेंट पावर, पावर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय अपैरेंट पावर। लेकिन आपका जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू अभी क्या आ गई आपकी, ज़ीरो। तो अगर आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो एक्टिव पावर है ये आपका कितना आ जाएगा, ज़ीरो। तो अगर
अपरेंट पावर में अगर आपका एक्टिव पावर 0 है, इट मीन्स व्हाट, आपका जो टोटल पावर रहेगा वो क्या बन जाएगा, रिएक्टिव पावर। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टेंस आपका पूरा पावर जो रहेगा वो एक्टिव रहेगा। इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस आपका पूरा जो पावर है वो रिएक्टिव रहेगा, वहाँ पे आपका एक्टिव पावर कितना रहेगा, 0। ठीक है, सो फॉर प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट योर एक्टिव पावर इज ऑलवेज 0। पूरा का पूरा जो आपका पावर रहेगा वो रहेगा रिएक्टिव पावर। ठीक है, सो दोस्तों दिस इज अबाउट प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ और इसके बारे में जानकारी चाहिए या फिर कुछ क्यूरीज है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और कोई टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।